हेलो। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम लोगों का यही चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? किस क्षेत्र में अधिक पड़ा अंग्रेजी शासन का प्रभाव? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। आंसर ए आर्थिक। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या है। वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 ईस्वी, ये क्या था? एकाधिपत्य, व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। औद्योगिक चरण 1813 से 1860 ईस्वी, ये क्या था? मुक्त व्यापार का काल। वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947 ईस्वी, ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर ए, सेकंड का आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई अंग्रेजों की लूट? प्लासी का युद्ध के पश्चात, बक्सर के युद्ध के पश्चात, किसके पश्चात हुई थी? ये प्लासी के युद्ध के पश्चात हुई है ना। इसके बारे में आप लोग जान रहे हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। देखिए किस कब हुआ है प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 ईस्वी। और किसके किसके बीच हुआ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी का नेतृत्व कर रहे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश शासन की भारत में नींव पड़ी थी, ये जान जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है? देखिए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के बारे में भी मैं आप लोग को जानकारी दे रही हूँ। ये कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। ठीक है, देख लीजिए बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। और किन के बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे हेक्टर मुनरो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे हेक्टर मुनरो और कौन कौन थे? बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला
सुजाऊ दौला। और कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इनकी संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। लड़ा गया था। ठीक है, हो गया ना आप लोगों का? देख लीजिए प्लासी का युद्ध, इसका आंसर प्लासी का युद्ध हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध देख लीजिए कब हुआ है और किन के बीच में हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था, मतलब अस्थाई है, रैयतवाड़ी है और महालवाड़ी है। ठीक है, ये सब ब्रिटिश शासन के समय की है। और दहसाला व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश शासन के समय की कहाँ थी? ये तो मुगलों के समय की है ना, तो आप लोगों को समझ जाए। और ये चारों भू राजस्व प्रणाली है, ये याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित की भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, तो ये होना चाहिए ना आंसर डी, दहसाला व्यवस्था है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ जाइए क्या क्या ये चारों भू राजस्व प्रणालियां हैं। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त को देखिए। अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। ठीक है, देखिए कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। और ये इसको और क्या कहा जाता है? अस्थाई बंदोबस्त को देखिए, इसको कहा जाता है इस्तमरारी बंदोबस्त। और क्या कहा जाता है? जमींदारी व्यवस्था। इस्तमरारी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यह स्थायी बंदोबस्त के बारे में है। और ये कहाँ कहाँ लागू हुई थी? इसको किसने लागू किया था? हो गया कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। और उसके बाद ये इसको और क्या क्या कहा जाता है? इस्तमारारी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था। और उसके बाद ये भी देख लीजिए कि कहाँ कहाँ लागू थी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ लागू थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास का उत्तरी प्रांत भी था इसमें। उत्तरी प्रांत और बनारस भी था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास का उत्तरी प्रांत और बनारस भी शामिल था। बनारस भी शामिल था। ठीक है, ये हो गई अस्थाई बंदोबस्त। और रैयतवाड़ी व्यवस्था भी देख लीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई है? 1820 ईस्वी में। ठीक है, 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1820 ईस्वी में 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1820 ईस्वी में लागू किया रैयतवाड़ी व्यवस्था को।
ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था ये मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? रैयत किसान, ठीक है, कृषक। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था देखिए, ये कहाँ कहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी? देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी 1820 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुई, ठीक है, और उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी में, और इसमें असम, कुर्ग, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी है, फिर बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हो गई। असम, कुर्ग, इन सभी जगहों पर लागू थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को ये जान जाइए कि मतलब अस्थाई बंदोबस्त में देखिए जमींदार मालिक थे, ठीक है, जमींदारों को कर लेकर सरकार को देना होता था। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन इससे भी आता है पेपर में, ठीक है, कि इसमें कौन मालिक था, कैसे सरकार किससे कर लेते थे, ठीक है। और इसमें ये भी देख लीजिए रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से किसान ही भूमि का मालिक होते थे, ठीक है, और सरकार किसानों से ही प्रत्यक्ष रूप से कर लेती थी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए महालवाड़ी व्यवस्था में, महालवाड़ी व्यवस्था में ये था कि एक पूरे गांव को महाल कहा जाता था, महाल मतलब गांव, ठीक है। और इसमें ये जो मुखिया होते हैं, गांव के मुखिया, उनको इसमें क्या कहा गया है? लंबरदार। ये ध्यान रखिएगा कि गांव के मुखिया को लंबरदार बोला गया है महालवाड़ी व्यवस्था में। यही कर लेकर सरकार को देते थे गांव के मुखिया, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? लंबरदार, ये याद रखिएगा। गांव के मुखिया को लंबरदार बोला जाता था, लंबरदार बोला जाता था, ठीक है। ये मैंने बोला जाता था, ठीक है। देखिए, और इसमें क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था में ये किस सन में लागू हुई है? होल्ट मैकेंजी ने इसको लागू किया था। होल्ट मैकेंजी है इससे संबंधित, होल्ट मैकेंजी, याद रखिएगा, 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में। और कहाँ पे लागू हुई थी? उत्तर पश्चिम प्रांत है, ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। देख लीजिए, अस्थाई बंदोबस्त में किसको मालिक बनाया गया था? जमींदारों को। और इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से किसान ही भूमि का मालिक होते थे और ये जमींदार भूमि का मालिक होते थे। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार होते थे, उनसे ही कर लिया जाता था, मतलब सरकार उनसे ही कर लेती थी, वो कर वसूल कर सीधे सरकार को देते थे जमींदार। और इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से किसान भूमि का मालिक होते थे और सरकार इनसे ही प्रत्यक्ष रूप से किसानों से ही कर लेती थी। और इसमें क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था में, महालवाड़ी व्यवस्था में गाँव के मुखिया को बनाया गया था, मतलब इनसे ही प्रत्यक्ष रूप से कर लिया जाता था गाँव के मुखिया, और गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? लंबरदार। और देख लीजिए दहसाला व्यवस्था मुगलों के समय की है, अकबर मुगल में अकबर के समय की है दहसाला व्यवस्था। इसको और क्या बोला जाता है? टोडरमल बंदोबस्त। इसको क्या बोला जाता है? टोडरमल बंदोबस्त, टोडरमल बंदोबस्त, ठीक है। इसे 1580 ईस्वी में अकबर के समय टोडरमल ने पेश किया था। 1580 ईस्वी में
मतलब ये सब भू राजस्व प्रणालियाँ हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, तो इसका ये मतलब समझ जाइए कि 1580 ईस्वी में टोडरमल ने इस भू राजस्व प्रणाली को पेश किया था। ठीक है, 1580 ईस्वी में टोडरमल ने पेश किया था 10 व्यवस्था को। ये कब की है 10 व्यवस्था? अकबर के समय की है, अकबर के समय की। समय, अब लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, हो गया सबका आंसर। और इसमें यही आंसर डी 10 व्यवस्था। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है, अच्छे से लिखवा दिया है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए सुनिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम मतलब ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एक एक क्वेश्चन इससे बनता है। इसमें बनता है कि मतलब किसने लागू किया, कब लागू किया, कहाँ लागू हुई, इसी में से एक क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, बस आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और एक एक क्वेश्चन का मतलब मैंने इसमें आंसर दे दिया है। जो जो पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन बना के उठा, इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है और उसका आंसर पूछ सकता है। इसलिए इसमें एक एक मतलब जो शब्द है वो एक एक क्वेश्चन के रूप में है, समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस चारों को ध्यान से देख लीजिएगा, मेरी बताई हुई बातों को सुन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? किसने बिछवाई है प्रथम रेल लाइन? लॉर्ड डलहौजी है। कब बिछवाई है? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच। ये समझ जाइए कि जो मेरी जीएस की क्लास है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पेपर में जरूर क्वेश्चन फंसेगा मेरी जीएस की क्लास से, ये समझ जाइएगा। आप ऑल वन डे एग्जाम के लिए मेरी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी हो गया, पुलिस हो गया, एनटीपीसी हो गया, यूपीएसआई हो गई, आरओ तक, हर स्टेट पीसीएस तक मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है। जो मैं एक एक आप लोगों को क्वेश्चन का एक एक शब्द बता रही हूँ ना मैं, वो हर एक एक एग्जाम में लगभग उठा के पूछ ही देता है। आप लोग ध्यान से मेरी क्लास को सुनिए, समझिए और उसको पढ़िए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इसमें कुछ और है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख लीजिए। इसका समय कब से कब तक था? 1772 से 1785 ईस्वी तक है। ठीक है, ये 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बन रहा है। ये बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। फिर 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसको 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है। बंगाल का गवर्नर बना 1772 ईस्वी में। फिर 1774 ईस्वी में ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन रहा है। गवर्नर जनरल बना। ठीक है, और उसके बाद 1785 में जाके इस्तीफा दे देता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण, ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या पूछ रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि आर्थिक दोहन से संपत्ति, मतलब आर्थिक दोहन संपत्ति का अपहरण सिद्धांत है, किससे संबंधित है? ये दादा भाई नौरोजी से। संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत, संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने
प्रतिपादित किया था। इसको ध्यान रखिएगा, कब किया है? 1867 ईस्वी में। उनका सिद्धांत 1867 ईस्वी में प्रतिपादित किया है या पेश किया है, संपत्ति का अपमान सिद्धांत। अब नेक्स्ट देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या है? इनको क्या बोला जाता था? राष्ट्रगुरु के नाम से बोला जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, राष्ट्रगुरु। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और क्या? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बुक कौन कौन सी है? यंग इंडिया है, अनहैप्पी इंडिया है। ठीक है, देखिए यंग इंडिया है, यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया। और लाला लाजपत राय ने किस आयोग का विरोध किया था? साइमन आयोग का विरोध किया है ना। क्या ये साइमन आयोग पेश कब किया गया है? इसका प्रस्ताव 1927 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा, साइमन आयोग का प्रस्ताव, 2 क्वेश्चन उठा के पूछता है कि प्रस्ताव कब आया था और ये भारत कब आया था। तो इतना याद रखिएगा कि इसका प्रस्ताव 1927 ईस्वी में आया है। ठीक है, और इसका ये भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। इन्होंने क्या ना किसके विरोध में नारा दिया? साइमन आयोग के, साइमन आयोग के विरोध में नारा दिया है। में नारा दिया। क्या दिया है? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक। क्या बोला था? साइमन गो बैक। और ये कब आया है साइमन आयोग का प्रस्ताव? प्रस्ताव 1927 ईस्वी में आया। और ये भारत कब आया? 1928 ईस्वी में आया है। अब नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, वह किसके बीच शुरू हुई है? ये किसके बीच में है? कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन, और लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। और किस सन में शुरू हुई थी? 1853 ईस्वी में। अब पहली टेलीग्राफ लाइन है कलकत्ता से आगरा के बीच में। नेक्स्ट देखिए, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया है? तो ब्रिटिश के समय में मजबूत कौन थे? किनकी ताकत ज़्यादा थी? आप लोगों को समझ जाना चाहिए। किसान बेचारे मतलब ब्रिटिश के समय में लाचार ही हो गए थे, मजबूर हो गए थे। बटाईदार का वही हाल था, कृषि मजदूर वही हाल है। तो कौन मजबूत थे? कौन अधिक लाभ प्राप्त करेंगे? जमींदार ही प्राप्त करेंगे ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई में। ठीक है, पहला सूती वस्त्र मिल। ये आप लोगों को तो सिंपल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है? 1854 ईस्वी में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। 1854 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। और कब स्थापित हुई थी? 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों की अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? यहाँ पे पूछ रहा है कृषकों के हितों की। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? कृषक। कृषक किससे संबंधित थे? अस्थायी व्यवस्था में तो जमींदार मालिक थे। और कृषक रैयत। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, किसान या कृषक। तो यही होना चाहिए ना। कृषक आ गया। अगर भू राजस्व प्रणाली में कृषक से रिलेटेड पूछ रहा है तो ये समझ जाइए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी। मध्य प्रांत में जमींदारी व्यवस्था समझिए, रैयत जमींदारी थी। अब संयुक्त प्रांत की मालगुजारी समझिए, मालगुजारी। इधर अस्थायी जमींदार से ही संबंधित थे। तो इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था।
अब नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त, बंगाल बिहार का अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो कि अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सारा आंसर दे दिया आप लोगों को, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि कौन सा होगा, तुरंत आंसर दीजिए। ये कौन है इस अस्थायी बंदोबस्त है? वारेन हेस्टिंग्स। कब? 1793 ईस्वी में। और कहाँ कहाँ लागू हुई है, किसने लागू किया है, कब लागू किया, इसको क्या बोला जाता है, मैंने सब आप लोगों को इसके पहले वाले क्वेश्चन में सारा आंसर दे दिया है। जब भी ऐसा आएगा आप लोग तुरंत मुझे बताइएगा, मतलब आंसर तुरंत दे दीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कब, किस सन में, कहाँ पे, किसने लागू किया, बस फटाफट आप लोग मुझे इसका आंसर बताइएगा। हो गया ना। नेक्स्ट, ये लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी में सहायक संधि लागू किए थे, याद रखिएगा। इसके पहले वाली क्लास में मैंने लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में भी बताया है, सहायक संधि लागू किया था। मेरी आप लोगों के लिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, एक भी क्लास मेरी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सब में मैंने एक एक आंसर अच्छे अच्छे से बताया है आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? अभी मैंने बताया कब लागू किया है, 1793 ईस्वी में। अब नेक्स्ट देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, कब लागू हुई? 1820 ईस्वी में। इसके पहले वाले में मैंने सब बता दिया आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? ये भी मैंने बताया, कब, कहाँ, कैसे, किसने, क्या, सब कुछ बता दिया है मैंने। तो क्या होगा इसका आंसर? 1822 ईस्वी। महलवाड़ी, माल का मतलब क्या होता था? एक पूरे गांव का माल, मतलब एक पूरा गांव या गांव का समूह क्या कहलाता था? एक पूरा गांव या गांव का समूह महाल कहलाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी, क्या है? अस्थायी बंदोबस्त पूछ रहा है किन क्षेत्रों में। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसका भी आंसर बताया आप लोगों को, कहाँ कहाँ लागू हुई थी। तो देखिए अभी ये आ गया ना, अब इसका आंसर दीजिए आप लोग। बंगाल में लागू थी, बिहार में लागू थी, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले हैं, और उसके बाद बनारस है। इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर डी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा सब है, शामिल है। अब नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए, अंग्रेजी शासनकाल में पूछ रहा है, तो ये कौन सा होगा? बिहार ही था ना अफीम उत्पादन के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। वस्त्र उद्योग मतलब 18वीं सदी में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? आप लोगों को पता होना चाहिए कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन का मुख्य कारण यही था कि, मतलब देखिए यही है ना कि ब्रिटेन को जो माल निर्यात किए जाते थे उन पर बहुत अधिक कर लगाया जाता था, तटकर जो होता था बहुत अधिक लगाया जाता था। ये इसका आंसर होगा, आंसर सी, वस्त्र उद्योग का पतन हो गया इस वजह से। नेक्स्ट देखिए, तटकर इतना अधिक होता था कि कहाँ से दे पाएंगे, इतना लूट लिए थे ब्रिटिश भारत को, इतना लूट रहे थे, एक एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कहाँ से कोई कुछ कर पाता। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जा रहा था। नील कृषक की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण। नील दर्पण किसकी है? इन्हीं की है ना, दीनबंधु मित्र की नील दर्पण। नील कृषकों की दुर्दशा पर इन्होंने लिखा है नील दर्पण, बंकिम दीनबंधु मित्र। अब बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बता ही दिया था कि आनंद मठ इन्होंने लिखा है, उसमें किसका उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। सब मैंने आप लोगों को बता दिया, बस आप लोग मेरी क्लास को देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेरी क्लास है, ठीक है। आप लोगों को एक एक जीएस का आंसर पता चलता जाएगा और आप लोगों के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी मेरी क्लास, इतना समझ जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे?
यहाँ पूछ रहा है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे। तो कहवा बागान ना चिकमंगलूर मंगलूर में था, ना कुर्ग में था, ना नीलगिरी में था, ये वायनाड जनपद में था ना। देखिए यूपी पीछे 2004 में पूछा है वायनाड जनपद। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन, देखिए आर्थिक दोहन आ गया ना, संपत्ति का अपहरण सिद्धांत आर्थिक दोहन किससे संबंधित है, दादा भाई नौरोजी से। जयप्रकाश नारायण के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, सर्वोदय योजना से संबंधित है, सर्वोदय योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई है, किसके कार्यकाल में हुई है। लॉर्ड मेयो है 1872 ईस्वी में। ये मतलब कि पहली बार हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में, लेकिन ये मतलब अनियमित जनगणना थी, ठीक है। हाँ, इसके बाद 1881 ईस्वी में जब हो रही है लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में नियमित एवं व्यवस्थित 10 की जनगणना थी, ठीक है। इसके बाद हर 10 साल पे जनगणना किया जाता था। नियमित एवं व्यवस्थित 10 की जनगणना। इसके बाद से हर 10 साल पे जनगणना होने लगी नियमित रूप से। ये लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी, फिर 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से नियमित रूप से होने लगी। और क्या है, लॉर्ड रिपन को और क्या बोला जाता है, अरे लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन कब, 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन हो गया। और डफरिन क्या है, डफरिन क्या है, भारत की वायसराय थे, ठीक है। इनका समय काल कितना है, देखिए 1884, इनका समय काल है 1884 से 1888 ईस्वी, ठीक है, 1888 ईस्वी। और इसमें क्या है, इन्होंने लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय की स्थापना कब हुई है, 28 दिसंबर 1885। याद रखिएगा डेट कब हुई है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। स्थापना के समय 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। और ये उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय।
वायसराय थे। याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत की वायसराय थे। इनका समय काल 1884 से 1888 ईस्वी है। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड लिटन के बारे में मैंने इसके पहले वाली क्लास में बता ही दिया था। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, बताया अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका आंसर यही होगा। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में मैंने बता ही दिया है, महालवाड़ी के बारे में बता ही दिया है। आप लोग को देख के आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी से। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड कब? 1820 ईस्वी में। कहाँ कहाँ पे लागू हुआ है मैंने बताया है आप लोगों को। 1820 ईस्वी। ये भी 1793 ईस्वी और ये महालवाड़ी 1822 ईस्वी। एकदम याद कर लीजिए, आप लोग क्वेश्चन में ही सब याद हो जाएगा, बताते बताते ही सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम रेल लाइन की निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुई थी? बम्बई और ठाणे। कौन संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी। किसने निर्माण करवाया है? लॉर्ड डलहौजी ने। ये तो आप लोगों का रटा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी? क्या भारतीयों का इतना हितैषी हो गई थी? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रिटिश भारतीयों के इतने हितैषी थे। उनको हर जगह, वो अपना हर जगह पे बस फायदा देखते थे। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए? भारतीय छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि छोटे प्रशासनिक पद पर भारतीय अपना बने रहे, काम चलता रहे उनका उसी में, और ब्रिटिशों की वाहवाही भी होती रहेगी कि इन्होंने ये किया, ये कर दिया। और मतलब भारत की जनता उतना समझ नहीं पाई थी ब्रिटिशों को स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे समझने लगी थी उनके दिमाग को कि वो क्या चाहते हैं। नेक्स्ट, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का भू राजस्व का कितना % देना होता था राज्य को? तो कितना % था? ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये 89% देना होता था। ध्यान रखिएगा, 89%। तो क्या करेंगे ब्रिटिश? लूट ही लेंगे ना भारत को, लूट ही ले गए। नेक्स्ट देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें क्या? रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछ रहा है किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? मद्रास में लागू थी, बताया मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में। मद्रास, बम्बई, इसमें नहीं लागू थी। देखिए, पूर्वी बंगाल में नहीं लागू थी, असम में लागू थी, कुर्ग में। इसका कौन सा होगा आंसर? सी। आप लोगों को रट जाना चाहिए क्वेश्चन का आंसर एकदम, क्योंकि मैं इतनी बार बता रही हूँ ना कि आप लोगों को सुनते सुनते ही रट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, कौन थे? मार्टिन बर्ड थे ना, यही है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक। ये नहीं बोला जाता है, याद रखिएगा, मार्टिन बर्ड। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, चार्ल्स ग्रांट, सबके बारे में बताया है। ये चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोरी किससे संबंधित है? कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त से, भू राजस्व व्यवस्था से। अस्थायी बंदोबस्त क्या थी? भू राजस्व व्यवस्था थी, भू राजस्व प्रणाली। अब नेक्स्ट देखिए, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% पूछ रहा है। भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था
कौन सी अपनाई गई थी पूरा 51% पर, यही रैयतवाड़ी व्यवस्था। 51% पे परसेंट भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर एक भी छूटा ना, चाहे परसेंट छूटा, चाहे मतलब कहाँ पे लागू हुई थी, कब लागू की थी, किसने लागू की थी, एक भी कोई क्वेश्चन मतलब आप लोगों का छूटा, अगर इसी में से कोई एक उठा कर पूछ दिया, बस गलत करके आ जाएंगे क्वेश्चन, सारी मेहनत बेकार। इसलिए एक एक चीज़ देख के ध्यान से उसको याद कर लीजिए। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग, यहाँ पे पूछ रहा है व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था। आप लोगों को याद होना चाहिए कि व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था। यही था कि श्रमिक, ये आंसर भी होगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदनों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। यही था इसका आंसर, व्हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कब हुआ है? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में, याद रखिएगा, इसका सन भी पूछ देता है कि अवध कमर्शियल बैंक का 1881 ईस्वी प्रथम उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? यही है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम, कुर्ग, यही है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पूछ रहा है इल्बर्ट बिल का उद्देश्य। भारत के उपनिवेशी शासनकाल में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल 1883 से 1884 ईस्वी, ठीक है। जहां तक, यही होगा ना इल्बर्ट बिल का उद्देश्य, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय को बराबरी पर रोकना, यही है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा और आंसर याद कर लीजिएगा। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि क्या थी? जागीरदार प्रणाली। अब मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि क्या थी? जमींदारी प्रणाली थी। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि किससे आ जाएगा संबंधित? तुरंत देखिएगा, किसान रैयतवाड़ी। और क्या है? ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। ये कहाँ क्या बचा इसका? माहलवाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंने मिला दिया है सब, आसान भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें सन नहीं दिया है, मतलब दिया है मिलाने के लिए क्या क्या है, कौन कौन सी प्रणाली थी और किससे संबंधित थी, यही दिया है। इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से। और इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर बी 33वां का। नेक्स्ट देखिए, 34 क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, ठीक है। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि उसमें बड़े बड़े उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। भारी उद्योगों की कमी थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारी उद्योगों का अभाव। नेक्स्ट, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए, किस वस्तु का व्यापार 1813 के चार्टर एक्ट से सुरक्षित था? कौन था? चाय थी ना, चाय। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ है? किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ना, ये आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए,
अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जमींदार क्या थे, मतलब जमींदारों को कोई डर नहीं था, उतना उनके अंदर कोई डर भय नहीं था। वो अपने मनमाना ढंग के मालिक थे, क्योंकि उन पर कोई सरकार का नियंत्रण ही नहीं था। सरकार उन पर उतना ध्यान ही नहीं देती थी, जिससे वे अपने मनमाना ढंग से जो चाहते थे वो करते थे। तो क्या होगा इसका? यही होगा ना, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अब नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भू राजस्व की व्यवस्था पे पूछ रहा है, देख लीजिए आप लोग। कौन सा है? अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इस कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तहत सरकार ने रैयतों से, रैयत मतलब क्या बताए? किसान कृषक होते हैं, किसान कृषक लगा, इस कारण से रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ये भी सही है। महाल, महाल एक पूरे गांव के समूह को महाल कहा जाता है। ठीक है। इसका मालिक कौन होता था? गांव का मुखिया। गांव के मुखिया क्या बोला जाता था? लंबरदार। वही कर वसूल करके सरकार को देते थे। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व बल्कि प्रत्येक महाल जागीर का एक भाग निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई। तीनों सही है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, हम इसमें क्या पूछ रहा है? कौन किसी मतलब भू राजस्व व्यवस्था में कौन संबंधित है किससे, किसने किसने लागू किया है कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को, इसमें ये पूछ रहा है। तो इसके पहले वाले में मैंने सब आप लोगों को बता दिया। आप लोग इसका चाहें तो फटाफट आंसर दे सकते हैं। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस है, चार्ल्स ग्रांट है, जॉन शोर है। रैयतवाड़ी में कौन है? कैप्टन रीड है, टॉमस मुनरो है, एल्फिस्टन है। अब महालवाड़ी में होल्ट मैकेंजी है, मार्टिन बर्ड है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर ए, पहला दूसरा तीसरा सब ये इनसे हो गया ना। 39 के। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या पूछ रहा है? महालवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू थी, बताया मैंने कहाँ कहाँ महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ये गंगा घाटी में लागू थी, दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांत में लागू थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग थे, मराठों के अधिकृत प्रदेश थे, पंजाब था। ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। और ये कौन सा हो जाएगा? आंसर डी। देख लीजिए आप लोग, मिला लीजिए। नेक्स्ट, कहाँ कहाँ लागू थी महालवाड़ी व्यवस्था? आप लोग रुकिए, ये महाल किसे बोला जाता था? एक पूरा गांव, एक पूरे गांव को या गांव के समूह को, गांव के समूह को महाल बोला जाता था। गांव के समूह को गांव के समूह, ये पूरे गांव को या गांव के समूह को महाल बोला जाता था। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। देखिए क्या है इसका आंसर। बंगाल का काश्तकारी अधिनियम 1885, अवध का 1886 है। मद्रास काश्तकारी विधेयक, मतलब अवध लगाने, मद्रास काश्तकारी 1886। दक्कन का है 1879। मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883। ये सब सही है।
तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे फ्रांस आंग्ल विवाद, मैकाले के प्रपत्र, क्या बोला जाता है इसको? मैकाले मिनट। मैकाले मिनट कब? 1835 ईस्वी से संबंधित है मैकाले मिनट। देखिए 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था? आंसर डी यही है, मैकाले का मिनट या मैकाले के प्रपत्र 1835 ईस्वी के अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? वो डिस्पैच को ना 1854 ईस्वी से संबंधित है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इनको ही बोला जाता है। क्या है? ऊट की घोषणा पत्र, डिस्पैच, 1854 ईस्वी। हंटर आयोग के बारे में बताया ही है, सैडलर आयोग के बारे में बताया ही है मैंने, इसके पहले वाली क्लास में देख लीजिएगा सब। नेक्स्ट देखिए, मैं बार बार कितना बताऊं, जब आप मेरी हर क्लास को अगर देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही सब याद होता जाएगा, इसलिए मेरी हर क्लास इम्पॉर्टेंट है। मैंने हर क्लास में एक एक चीज़ बताया है, जो छूट गया है वो अगली क्लास में है, इसलिए मेरी हर क्लास इम्पॉर्टेंट है। लगभग मैं यही सोचती हूँ कि हर आंसर आप लोगों को बताऊँ, जिससे पेपर में कुछ छूटे ना। जीएस का तो कोई लिमिटेशन नहीं होता, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँ ताकि आप लोगों के पेपर में फंस जाए। नेक्स्ट, किसने 1911 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? किसको कहा गया है? प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और किसने कहा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ही ना महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता था? पंजाब केसरी, शेरे पंजाब। ठीक है, शेर ए पंजाब। महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत है, देखिए कितना आप लोग, इसके पहले वाली भी क्लास में मैंने महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताया, इसमें भी देख लीजिए कि महात्मा गांधी ने क्या क्या किया था। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किए, नटाल की किए, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए, और इन्होंने 1903 ईस्वी में, लिख दे रही हूँ कुछ, मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली थी। इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली थी। और जलयान से यात्रा के दौरान इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? जब ये लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं तो जलयान यात्रा करते समय इन्होंने हिंद स्वराज को लिखा था, याद रखिएगा। जब ये लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे हैं, जलयान से
यात्रा के दौरान हिंद स्वराज को लिखा था, हिंद स्वराज को लिखा। ठीक है, ये महात्मा गांधी के बारे में है। देखिए, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में तीनों आश्रम की स्थापना की थी, नटाल की और ये फिनिक्स की और टॉलस्टॉय की। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली 1903 ईस्वी में, और हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी जलयान यात्रा के समय लंदन से, जब दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, हाँ, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ही सत्याग्रह आंदोलन चलाया था 1906 ईस्वी में। पहला सत्याग्रह आंदोलन इनका दक्षिण अफ्रीका में था 1906 ईस्वी में। उसके बाद जब ये 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आ रहे हैं, तब इन्हें राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था बिहार में। वहाँ पे नील कृषकों की दुर्दशा के लिए आमंत्रित किया, देखने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि उसका कुछ सॉल्यूशन निकाले। तो उस समय उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में पहली बार 1917 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। और 9 जनवरी को ही इन्हीं के उपलक्ष्य में जब ये भारत वापस आ रहे हैं तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सब ध्यान से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बोर्ड पे मैं कितना लिखूंगी। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल। कौन सी है? द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र की। द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है? जगह नहीं है, देखिए, देश नायक, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। देश नायक क्या बोला जाता है सुभाष चंद्र को? देश नायक। और इन्हें सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि कौन दिए हैं? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिए हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले को मैंने बताया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसका आंसर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी या शेर पंजाब कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, शिक्षा से संबंधित, यहाँ पूछ रहा है शिक्षा से संबंधित आयोग समिति। शिक्षा से संबंधित आयोग समिति पूछ रहा है, तो शिक्षा से संबंधित समिति कौन कौन सी? देखिए, चारों हैं शिक्षा से संबंधित समिति, याद कर लीजिएगा इसका सन। और ये समिति कौन कौन सी थी? ये सभी है शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। कौन कौन सी? देखिए, होंग समिति है 1929 ईस्वी, ये भी शिक्षा से संबंधित है। लिंडरसी आयोग है 1929, ये भी है। सप्रू समिति 1934, ये भी है। सार्जेंट योजना 1944, ये है। तो ये इसका आंसर डी होगा। देख लीजिए इसको, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आज मेरी क्लास हिस्ट्री की यहीं पे समाप्त होती है। अब इसके आगे कल आगे क्लास लूँगी।